प्यारे दोस्तों, बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा था फसलोत्पादन। फसलोत्पादन में आज मैं स्टार्ट करूंगा दान, जिसे राइस भी बोलते हैं। तो देखो, तो मेरे को पहले तो ये बताओ, दान किस में उगता है? पानी में। पानी में उगता है ना दान। तो देखो, 21 हेक्टेयर में सर्वाधिक जल मांग किस फसल की है? 21 हेक्टेयर में पूछ ले। एक दान के पौधे को 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो दान को देखो, दान की जो फसल है उसकी जो बुआई करते हैं पानी में करते हैं, जैसे रोपाई करना या सीधी बुआई करना। तो दान का जो वैज्ञानिक नाम है, मैंने सारणी में बताया था, दान का वैज्ञानिक नाम है, बताओ, ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा वैज्ञानिक नाम है, ओराइजा सेटाइवा। इसका कुल है ग्रेमिनी, देखो, पोएसी, देखो तीसरा कुल घास कुल। तीन चीज बता दिया, देखो, ग्रेमिनी, पोएसी और घास कुल। तीनों में से कोई सा भी आ सकता है, या तो घास कुल आ जाएगा, पोएसी आ जाएगा, या ग्रेमिनी आ जाएगा। इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो है दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया, इसका जो उत्पत्ति स्थान है दक्षिणी पूर्वी एशिया है। देखो, गुणसूत्र संख्या मैंने ट्रिक बताई थी कल, गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 24। देखो, 2n बराबर 24, इसको उल्टा करो। 2n बराबर है 4 को इधर ले आओ, 2 को उधर ले जाओ। देखो, 2n बराबर 24, तो ये तो दान का है, और इसका उल्टा कर दिया। देखो, 2 को इधर ले गया और 4 को इधर ले आया, तो ये 2n बराबर 42 गुणसूत्र संख्या, जिसे बोलते हैं 60 गुणित। किसकी है? 60 गुणित है गेहूं की, ट्रिटिकम एस्टिवम की। तो देखो, इसको लाया मैं इधर और इसको इधर लिए, तो देखो ये 42 हो गया, 2n बराबर 42। तो ये गुणसूत्र संख्या हो गई गेहूं, गुणसूत्र संख्या ये गेहूं की होगी। देखो, अब देखो सामान्य संगठन, ये ध्यान रखना है। सामान्य संगठन में इसमें जो मेन चीज है, सबसे ज्यादा खाद्यान्न फसलों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है इसमें, दान में। तो मैं लिखा रहा हूं, देखो, इसमें 6 से 7% प्रोटीन, 6 से 7% प्रोटीन, 77 से 78% कार्बोहाइड्रेट, 2.2 से 2.5%, 2.2 से 2.5% वसा। अब देखो, एक चीज और इसमें, विटामिन बी समूह। देखो, विटामिन बी समूह, पहले तो ये बताओ बी समूह क्या होता है? जैसे B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 B5, ये सब। तो विटामिन बी समूह गेहूं के बराबर, विटामिन, ये क्वेश्चन आया हुआ है सुपरवाइजर में, विटामिन बी समूह गेहूं के बराबर, विटामिन बी समूह गेहूं के बराबर
पाया जाता है। विटामिन बी समूह गेहूं के बराबर पाया जाता है। तो देखो मैंने बता दिया दान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सेटाइवा, यहां से पकड़ना है। देखो दान की प्रोटीन को क्या कहते हैं? ओराइजिनेन, ओराइजिनेन, ऐसे पकड़ना है अपने। ओराइजा इसका नाम है और इसकी प्रोटीन का आ जाए तो ऐसे आएगा ओराइजिनेन। इसकी प्रोटीन को क्या बोलते हैं? ओराइजिन, और इसका वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सेटाइवा। अब देखो मैं अगला जो पॉइंट है इसका वो ट्रिक के हिसाब से बता रहा हूं, एक बार देख लो। जलवायु, जलवायु ऐसी ट्रिक है, देखो +5 -5 ये याद रखना है बस। जलवायु किसी की याद नहीं रखनी है, +5 -5 याद रखना है। देखो मैं बना रहा हूं, देखो ऋतु है अपनी रबी ऋतु, देखो ऋतु है अपनी रबी ऋतु। तो देखो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम, देखो यही चीज याद करवाऊंगा रबी ऋतु की, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम। अब देखो मैंने बताई थी ट्रिक बताई थी मैंने, +5, देखो करीब किया जाए, 20 में 5 जोड़ा 25, 25 में 5 जोड़ा, ये किसकी आ गई? रबी ऋतु की फसल बुआई के समय टेम्परेचर, तापक्रम, फसल बुआई के समय जो टेम्परेचर है वो आ गया। इसके बाद में देखो जायद, जायद इसमें भी +5 जोड़ दो, इसमें भी +5 जोड़ना है। देखो 30 से 25 में 5 जोड़े तो 30, 30 में 5 जोड़े तो 35। आपको कोई चीज याद नहीं करनी है। देखो 25, 25 में 5 जोड़ा 30, 30 में 5 जोड़ा 35। तो यही है ना जायद का फसल बुआई के समय तापक्रम 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो +5, ये प्लस का तो समझ में आ गया, 20 में 5 जोड़ा 25, 25 में 5 जोड़ा 30, ये खरीफ ऋतु का फसल बुआई के समय टेम्परेचर आ गया। इसके बाद में मेरे को जायद का याद करना है, तो इसमें प्लस खरीफ ऋतु का है, उसमें 5 जोड़ दिया 30, रबी ऋतु ये 30 में 5 जोड़ा 35, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम। अब देखो माइनस की ट्रिक देखो, देखो याद रखना है ये चीज, +5 और -5 यह है अपनी ट्रिक। +5 -5 देखो ऋतु, फसल बुआई के समय टेम्परेचर, बढ़वार व पकते समय टेम्परेचर। तो देखो रबी में 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम, इसमें +5 जोड़ा तो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम, यह है खरीफ ऋतु का गया अपने। इसमें +5 जोड़ा तो जायद ऋतु का, देखो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम। देखो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड था अपने, इसमें से 5 घटा दिया तो बढ़वार हुआ पकते समय आ गया अपना। इसमें से भी देखो 5 घटा दिया, ये बढ़वार हुआ पकते समय आ गया। इसमें से भी 5 घटा दिया, ये बढ़वार हुआ पकते समय। अब आपको मान लो कि यार ये -5 का समझ में नहीं आया, इसको देखो
इसको इधर ले आना और इसको इधर ले जाना, ये काम हो गया अपना। इसको तो इधर लिए, इसको इधर ले गए, ये काम हो गया। ये +5 -5 वाली ट्रिक सही है। दूसरी ट्रिक भी ठीक है, लेकिन देखो ये वाली ट्रिक जो ट्रिक है वो इजी रहेगी। अब देखो जलवायु वाला, अब ज्यादातर दान को कब बोते हैं, कब बोते हैं? ज्यादातर दान को, अधिकांश दान को कब बोते हैं? खरीफ ऋतु में, खरीफ में बोते हैं ना। क्यों? उस टाइम पानी की कोई कमी नहीं रहती, इसलिए बोते हैं। ज्यादातर, अधिकतर, अधिकांश दान खरीफ ऋतु में इसलिए बोते हैं कि पानी की कोई कमी नहीं रहती खरीफ ऋतु में। क्यों? वर्षा ऋतु स्टार्ट हो जाती है। तो देखो जलवायु वाली टिप, ऋतु, फसल बुआई के समय टेम्परेचर, बढ़वार हुआ पकते समय टेम्परेचर। तो देखो रबी ऋतु 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम, इसमें 5 जोड़ दिया, ध्यान रखना, इसमें 5 जोड़ दिया तो ये किसका आ गया टेम्परेचर? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम, ये खरीफ ऋतु का आ गया फसल बुआई के समय। इसमें देखो इसमें +5 जोड़ दिया, जायद का 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम, ये जायद ऋतु का आ गया। आपको याद कुछ नहीं करना है, बना लो ये सारणी। इसके बाद में अपने मृदा, सॉइल। अब देखो मृदा, बच्चों मृदा की एक ही ट्रिक है, कपास और धान के अलावा, कपास और धान के अलावा, याद कुछ नहीं करना है, कपास और धान के अलावा सभी में बलुई दोमट, और ये कपास और ये धान, इसमें कौन सी मृदा? काली मृदा। काली मृदा के अन्य क्या क्या नाम है? देखो काली मृदा के अन्य क्या क्या नाम है? काली मृदा, क्या पता चिकनी दे दे, क्या पता मटियार दे दे, क्या पता कले दे दे। सबसे महीन जो कण होते हैं वो काली मृदा के होते हैं। कणों का आकार किसको मालूम है? कणों का आकार है 0.002 mm से कम, 0.002 mm से कम, बहुत ही बारीक कण होते, 0.002 mm से कम। अब देखो ये कपास और धान में, कपास और धान में काली मृदा की आवश्यकता होती है। और कोई सी भी फसल आ जाए, और कोई सी भी फसल आ जाए, अपने को बलुई मृदा करनी है। बता दिया आपको, कपास और धान के अलावा किसी में भी काली मृदा नहीं करनी है, बलुई मृदा। जैसे मूंगफली में को बलुई मृदा, जैसे सरसों को बलुई मृदा, अन्य कोई सी फसल हो। ज्यादातर देखो कपास और धान का आता है क्वेश्चन, धान को किस मृदा की आवश्यकता होती है? काली मृदा, चिकनी मृदा, कले मृदा, मटियार मृदा। इसके बाद में उन्नतशील किस्में, उन्नतशील किस्में, ध्यान रखना, उन्नतशील किस्मों की ट्रिक है। देखो उन्नतशील किस्मों की, रजकाने, बावछे, चंबल नदी में। ये जरूरी नहीं है भाई रजकाने चंबल नदी में ही बावे, जड़े पानी की कोई कमी न रे, जड़े पानी की कोई कमी न रे, उड़े रजगो बाउज, और जड़े पानी की कमी रे हो तो वो यहां नहीं सूख जाओ। तो देखो
मैंने ट्रिक खुद के हिसाब से बनाई है। रजका ने बावचे चंबल नदी में। तो देखो देखो एक बार इधर देखो, र से रत्ना, जैसे जया, का से कावेरी, बा से बासमती, 370 और तरावती बासमती। और या चंबल ने यान की यान उतार लो, या चंबल। देखो रोपायेतु, ये कौन सी किस्में है? रोपायेतु। रोपाई का मतलब चोबर बाबू पहली टमाटर दान की नर्सरी तैयार करे और फिर बाद में खेत में एक हेक्टेयर खेत में चोब दे, उन्हें क्या होता? रोपाई हेतु। रोपाई हेतु या चोबर बाबू, चोब कर बना। कोई दिक्कत? रोपाई हेतु या चोब कर, पहले नर्सरी या बीजार तैयार करते हैं और फिर बाद में रोपाई हेतु काम में लेते हैं। तो देखो रजका ने बहुचे चंबल नदी में, रत्ना, जया, कावेरी, बासमती 370, तरावती बासमती और ये चंबल। इसके बाद में देखो इस जया किस्म की मुख्य विशेषता है, इसे क्या बोलते हैं? जया किस्म को जादुई दान बोलते हैं, जादुई। अब जादुई दान क्यों बोलते हैं? किताबों में तो लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, लेकिन जादुई दान क्यों बोलते हैं? देखो जया डॉक्टर शास्त्री ने विकसित किया था। देखो डॉक्टर शास्त्री ने विकसित किया था। जादुई दान क्यों बोलते? अपना क्वेश्चन था जादुई। जादुई दान इसलिए बोलते हैं, देखो जादुई दान इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हद से ज्यादा उपज दी थी। इसको बोए थे ना, तब हद से ज्यादा उपज दी थी, इसलिए जादू जान की उपज दीजिए आप। जान माने उपज तो 30 से 40 क्विंटल हो गए, और यह जादू जान की जान 50-60 क्विंटल उपज दे दे, तो जादू जान की उपज दीजिए, जिसु जादुई दान केहू जी। देखो जया डॉक्टर शास्त्री विकसित करे जो, और जादुई दान केहू जी। इसके बाद में देखो सीधी बुआई तो देखो सीधी बुआई को मतलब डायरेक्ट ही बो दे। सीधी बुआई तो पूसा 2 से 21, बाला, पद्मा, सोना, ये किस्में हैं जो सीधी बुआई की हेतु उपयुक्त है। देखो पूसा 2 से 21, पिप्स ऑफ यूएसए, पूसा 2 से 21, बाला, पद्मा, सोना। तो देखो इसके बाद में मैं आपको बता रहा हूं उन्नतशील किस्मों की पूरी दान की उत्परिवर्तन किस्म है। देखो क्वेश्चन में लिखा रहा हूं आपको, दान की उत्परिवर्तन इंग्लिश में बोलते हैं म्यूटेंट वेराइटी। दान की उत्परिवर्तन किस्म है जगन्नाथ सत्तारी, दान की उत्परिवर्तन किस्म है। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, ये मोस्ट क्वेश्चन है।
दान की प्रथम संकर किस्म है, दान की प्रथम संकर किस्म है। दान की प्रथम संकर किस्म है, तो इसकी है CORH1, CORH1 प्रथम संकर किस्म है ये दान की। दान की रबी किस्मों की, रबी फसलों की किस्मों के नाम बताइए, किस्मों के नाम बताइए। देखो रबी ऋतु में भी धान को बोते, तो वो किस्में कौन कौन सी है? राजेश्वरी, राजेश्वरी व हेमा, यह है रबी ऋतु वाली, रबी ऋतु वाली है धान की। धान की रबी फसलों की किस्मों के नाम बताइए, यह है राजेश्वरी व हेमा। एक क्वेश्चन और है मोस्ट इंपोर्टेंट, दान का ब्लास्ट रोग, दान का ब्लास्ट प्रतिरोधक, प्रतिरोधक किस्म है, बताओ किस्म है। साबरमती। अब देखो एक बार देख लो, ब्लास्ट रोग का मैं विस्तार से और बता दूंगा। दान का जो ब्लास्ट रोग है वो पायरिकुलेरिया ओराइजी द्वारा होता है, पायरिकुलेरिया ओराइजी द्वारा दान का ब्लास्ट रोग है, सबसे हानिकारक रोग है। इसके बाद में जो दान का जो खेरा रोग है उसके बारे में भी विस्तार से बताऊंगा आपको। देखो अब है अपने अगला जो टॉपिक है वो है बीज दर, बीज दर। अगला जो टॉपिक है अपना बीज दर। बीज दर में देखो मैं दो किस्में लिखाए था, एक तो रोपाई हेतु, एक सीधी बुआई हेतु। तो देखो ट्रिक के हिसाब से याद कर लेना जो आपको याद हो जाए, ट्रिक के हिसाब से याद कर लेना जो आपको याद हो जाए। देखो रोपाई हेतु, रोपाई हेतु 40 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर, 40 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर। देखो ट्रिक, देखो अरे यार मानो मान लो मैं पहली बीजार तैयार करियो, जान टमाटर को कर दियो, दान को कर दियो, तो उमें तो पिक्स बीज लागला, पिक्स बीज लागला, जो खराब बीज है जी की जगह दूसरो बीज लगा तैयार कर देला, तो वो तो कंप्लीट बीज तैयार है। लेकिन सीधी बुआई को ठेको थोड़ी जो भाई पूरा ही बीज अंकुरित होला, तो सीधी बुआई में जान में मुठी सी छांटवा चल गयो, तो यान थोड़ी जो भाई पिक्स बीज डाला आप 40 केजी डाला, कोई जरूरी को नहीं सारे अंकुरित हो जाओ। तो देखो सीधी बुआई में बीज दर दुगनी लागे या थोड़ी ज्यादा लागे। तो देखो इसकी ट्रिक ध्यान आंगजो, रोपाई हेतु तो 40 से 50 केजी और इका दुगना, देखो ट्रिक, इका दुगना सीधी बुआई हेतु 40 से 50 केजी तो इका जे और इका दुगना जे, देखो दुगना यो सीधी बुआई हेतु, देखो 40 का दुगना 80, 50 का दुगना 100।
संकर किस्मों की बीज दर देखो 12 तक सीमित है ये। अब जेड सीयूटी इनमें मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा। संकर किस्मों की बीज दर 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर। संकर किस्मों की जो बीज दर है वो है 15 से 20 केजी। इसके बाद में एक विधि उपयोग में लेते हैं जहां पानी की कमी रहती है या शुष्क क्षेत्रों में बहुत ज्यादा यूज करते हैं उस विधि को SRI, SRI जिसको बोलते हैं श्री विधि। SRI श्री विधि, जहां पानी की कमी रहती है या पानी कम रहता है वहां ये विधि काम में लेते हैं, श्री विधि। तो इसमें जो बीज दर रखते हैं वो है 5 से 6 केजी प्रति हेक्टेयर। 5 से 6 केजी प्रति हेक्टेयर 4 बीघा में। श्री विधि में बीज दर जो रखते हैं वो 5 से 6 केजी। एक बार विस्तार से और देख लो। रोपाई हेतु जो बीज दर है वो 40 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर। इसके बाद में देखो सीधी बुआई हेतु जो बीज दर है 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर। इसके बाद में संकर किस्मों की बीज दर है वो है 15 से 20 केजी। इसके बाद में श्री विधि में जो बीज दर है वो है 5 से 6 केजी। तो देखो ये अपनी बीज दर थी धान की। ऑनलाइन चल रही है तो देखो बुआई का समय बुआई का समय ये भी ध्यान रखना आप। मैं ये भी ट्रिक से बता रहा हूं, सभी का सेम याद कर लेना। देखो रबी, खरीफ और जायद। अब मान लो रबी ऋतु में जैसे मैं सरसों ही बो रहा हूं तो फिक्स टाइम है, अपने घर वालों को भी मालूम है, अक्टूबर नवंबर। जैसे ही सर्दी स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी बहुत सर्दी पड़ना स्टार्ट हो जाता है, बोने लग जाते हैं सरसों। तो देखो रबी ऋतु में बुआई का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर यह है अपने रबी ऋतु की। देखो सर्दी भी शायद अक्टूबर में स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही सर्दी स्टार्ट होती है सरसों को या गेहूं को इनको बोने लग जाते हैं। इसके बाद में देखो खरीफ ऋतु रबी ऋतु को अपनी भाषा में श्याला भी बोलते हैं, श्यालो आग्यू। इसके बाद में देखो खरीफ ऋतु ने अपनी भाषा में चौमासो भी कह देना, चौमासो आग्यू। तो चौमासो देखो चौमासो कदे लग गई है जून में, या तो लास्ट जून में लग जाओ बरखा आ जाओ, या 20 जून के लगभग बरखा आ जाओ। तो देखो खरीफ ऋतु इन्हें तो केवो जो सियाड़ो, इन्हें केवो जो चौमासो जो चौमासो थे 15 जून से 15 जुलाई। देखो ये टाइम का भी ध्यान रखना, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। ये फिक्स नहीं है कि कोई सभी 15 अक्टूबर को ही बोएंगे। जैसे मेरे ट्रैक्टर नहीं है तो मैं किसी दूसरे के पास जाऊंगा, यार तू यार मेरे सरसों बो के आ, तो भाई टाइम लगेगा अभी। तो ऐसे एक महीने का टाइम है फिक्स, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। इसके बाद में देखो खरीफ ऋतु चौमासो 15 जून से 15 जुलाई। इसके बाद में जायद ऋतु जिन्हें केवो जो उंध्याड़ो बड़ी गर्मी, उंध्याड़ो आता ही सोच ले भाई बड़ी गर्मी स्टार्ट होगी। तो देखो उंध्याड़ो
15 फरवरी से 15 मार्च जो ककड़ी खरबूजा तरबूजा ये बोते हैं। 15 फरवरी से 15 मार्च यह है जायद ऋतु, जायद ऋतु उंध्याड़ो। तो देखो अपने को कुछ याद नहीं करना है, वहां क्वेश्चन आ जाए सरसों की बुआई किस ऋतु में करते हैं? रबी ऋतु में। सरसों की बुआई किस ऋतु में करते हैं? रबी ऋतु में। टाइम आ जाए तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर ही करना है। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर ही करना है। 15 ऐसे क्वेश्चन आ जाए धान की फसल की बुआई कब करते हैं? 15 जून से 15 जुलाई। अपने टॉपिक भी धान ही पढ़ रहे हैं, तो धान की फसल की बुआई कब करते हैं? 15 जून से 15 जुलाई। इसमें क्वेश्चन आ जाए तरबूज की बुआई कब करते हैं? तो 15 फरवरी से 15 मार्च। ध्यान रखना ये चीज। इसके बाद में देखो बुआई की विधि, बुआई की विधि देखो एक बार समझ लो आप। बुआई की जो विधि है, ये मेरा खेत है, यह है कतार से कतार की दूरी। पंक्ति से पंक्ति की दूरी, कतार से कतार नहीं समझे तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी। देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है सुपरवाइजर में। कतार से कतार की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, रो इंटू रो। तो देखो कतार से जो कतार की दूरी है, यहां से यहां की दूरी है 20 सेमी। कतार से कतार की दूरी है वो है 20 सेमी। और देखो वो देखो ऐसे पंक्तियों में तो बोते हैं, तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी, ये पौधा है अपना, ये कतार है। देखो पौधे से पौधे की दूरी 10 सेमी, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेमी रखते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 10, देखो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेमी, वह पौधे से पौधे की दूरी 10 सेमी रखते हैं। इसके बाद में देखो सिंचाई, सिंचाई देखो क्वेश्चन सिंचाई नहीं है पूछेगा भाई धान में कौन सी सिंचाई करते हैं या कब करते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। धान की मुख्य क्रांतिक अवस्था है, सिंचाई का मतलब है क्रांतिक अवस्था। ये टाइम तो पानी पाबो जरूरी है, नहीं तो धान की फसल को जो पौधों जे उन्हें नुकसान पहुंचाओ जे। तो देखो धान की जो क्रांतिक अवस्था जे वो चे कल्ले फूटते समय, कल्ले फूटते समय। एक क्वेश्चन और देखो इसी में लिखा रहा हूं आपको, धान की उपयुक्त जलमांग है, धान की उपयुक्त जलमांग है 900 से 2500 mm, 900 से 2500 mm। और ये सेमी में पूछ ले दो, सेमी में पूछ ले दो 90 से 250 सेमी, 90 से 250 सेमी। देखो इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, ऐसे पूछ ले सर्वाधिक जलमांग किस फसल की है, सर्वाधिक जलमांग किस फसल की है। कंफ्यूज हो गए आप 100%। सर्वाधिक जलमांग किस फसल की है, तो गन्ना। 21 हेक्टेयर में सर्वाधिक जलमांग किस फसल की है, धान। तो देखो
21 सेक्टर में सर्वाधिक जलमांग किस फसल की है? देखो 21 सेक्टर में सर्वाधिक जलमांग किस फसल की है? 21 सेक्टर में, तो यह है धान। क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, सर्वाधिक जलमांग किस फसल की है? सर्वाधिक जलमांग किस फसल की है? सर्वाधिक जलमांग किस फसल की है? वो है गन्ना। देखो गन्ना की, देखो एक बार जलमांग 1500 से 2500 mm, 1500 से 2500 mm, इसकी है 900 से 2500 mm। लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, 21 सेक्टर में सर्वाधिक जलमांग किस फसल की है? तो धान की। अरे ऐसे पूछ ले, इकाई नहीं पूछे, सर्वाधिक जलमांग किस फसल की है? वो तो गन्ना है। इसके बाद में देखो खाद एवं उर्वरक, कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन खाद एवं उर्वरकों का, कभी कभी पूछ लेता है, तो मैं ट्रिक के हिसाब से बता रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना। देखो अच्छी सड़ी गली गोबर की खाद, अच्छी सड़ी गली गोबर की खाद 10 से 15 टन। देखो आपको मैं बता रहा हूं 10 से 15 टन अच्छी सड़ी गली, इसके जो दुगने हैं, अच्छी सड़ी गली गोबर की खाद 20 से 25 टन। यह है जो सब्जियां आती है ना, सब्जियां उसमें यूज करते हैं, सब्जियों में 20 से 25 टन। देखो अच्छी सड़ी गली गोबर की खाद 10 से 15 टन तथा 80 से 100 केजी नाइट्रोजन, प्रति हेक्टेयर 80 से 100 केजी नाइट्रोजन। 20 कम करो, 60 से 80 केजी फास्फोरस या एनपीके, है ना, इसमें 20 कम कर दो, 40 से 60 केजी पोटास। देखो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जैसे यूरिया, ये फास्फोरस युक्त उर्वरक जैसे डीएपी, है ना, पोटास युक्त उर्वरक जैसे सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास, ये चीजें हैं जो पोटास की पूर्ति करते हैं। तो देखो अच्छी सड़ी गली गोबर की खाद अपने ऐसे थोड़ी है जो भाई डायरेक्ट में गोबर कर देती है, डायरेक्ट खेत में डाल देते हैं, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीवाणु, हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो मिट्टी खाने का काम करते हैं, इसलिए पहले इसको सड़ा गलाते हैं गोबर को, फिर बाद में यूज करते हैं। तो देखो अच्छी सड़ी गली गोबर की खाद 10 से 15 टन तथा 80 से 100 केजी नाइट्रोजन, 60 से 80 केजी फास्फोरस, 40 से 60 केजी पोटास। 20 कम करना है, 20 कम करना है, ये अपनी ट्रिक है, 20 कम करने की ट्रिक। कितने के याद करोगे आप? 80 से 100 केजी नाइट्रोजन 20 कम कर दो, 60 से 80 केजी फास्फोरस 20 कम कर दो, 40 से 60 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। कितने के याद करोगे? तो ऐसे अपनी ट्रिक के हिसाब से याद करना है। 80 से 100 केजी नाइट्रोजन, 60 से 80 केजी फास्फोरस, 40 से 60 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। देखो अब है मेन क्वेश्चन, तो
धान की फसल में किस उर्वरक का अधिक उपयोग करते हैं? धान की फसल में किस उर्वरक का अधिक उपयोग करते हैं? धान की फसल में धान की फसल में किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? शानदार क्वेश्चन है ये। जेट सीयूटी सुपरवाइजर इनमें आने वाला क्वेश्चन है। धान की फसल में किस उर्वरक का उपयोग किया जाता है? अमोनियम उर्वरक। अमोनियम उर्वरक जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम उर्वरक। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो भी शानदार है। धान की फसल में किस जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? धान की फसल में किस जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? धान की फसल में किस जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? कोई बस ये गए कि जो खेड़ी च पानी पीबागी उड़ते देखा वो लगे नीचे खांजी जिन्हें अपनी भाषा में या हमारी एग्रीकल्चर की जो भाषा है उनमें क्या होता है नील हरी सेवाल ब्लू ग्रीन एल्गी। इंग्लिश में क्या हो जाए ब्लू ग्रीन एल्गी। तो देखो नील हरी सेवाल ब्लू ग्रीन एल्गी या काई खाजी। इसके बाद में एजोला क्या है? देखो एजोला के बारे में, एजोला एक जलीय पौधा है जो जल में उगता है। ये दोनों ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब है नाइट्रोजन का निर्माण करने का काम करता है, नाइट्रोजन बनाता है। धान की फसल में किस जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो देखो खाद्यान्न फसलों में एजेटोबैक्टर, एजोस्पर्मियम। खाद्यान्न फसलों में जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, इनमें एजेटोबैक्टर, एजोस्पर्मियम। दलहनी फसलों में राइजोबियम प्रजाति बोसिए जो जैसे रिजका, राइजोबियम मेलिलोटी, मेथी। इसके बाद में राइजोबियम जपोनिकम, राइजोबियम पेसियोली, ऐसे है बहुत सी है प्रजातियां, वो मैं विस्तार से बताऊंगा। जैसे दलहनी फसल आते हैं, दलहनी फसल खाद्यान्न फसल में जैसे गेहूं आ जाएगा तो एजेटोबैक्टर लिखा दूंगा, ऐसे साथ के साथ चलेंगे अपन। तो देखो नील हरी सेवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोला। अब देखो एक क्वेश्चन और आता है, नील हरी सेवाल कितने केजी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? नील हरी सेवाल कितने केजी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? भाई कितने केजी नाइट्रोजन बनाने का काम करता है? वो है 25 से 30 केजी। देखो एक बार देखो इधर अगला जो देखो, मैं क्वेश्चन लिखाने का कारण है क्वेश्चन जल्दी याद हो जाते हैं।
तो देखो नील हरी शैवाल का मैं लिखा रहा हूं क्वेश्चन, देखो नील हरी शैवाल कितने केजी या प्रतिशतन कितने केजी नाइट्रोजन स्त्रीकरण निर्माण करता है? तो 25 से 30 केजी, 25 से 30 केजी। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, नील हरी शैवाल का क्वेश्चन पूछ ले तो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए नील हरी शैवाल की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए नील हरी शैवाल की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? तो देखो 8 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर। 8 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर, तो इतनी बीज दर की आवश्यकता होती है नील हरित की। 8 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। देखो अगला जो क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी रखते हैं? नील हरित शैवाल की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी रखते हैं? तो देखो 8 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर। अब एजोला का उपयोग करते हैं। एजोला एक जलीय पौधा है। इसके बाद में देखो एक दो चीजें और बता रहा हूं मैं आपको। अपना धान का खेत है, जैसे ही मान लो मैं चला गया वहां, तो एक खुशबू आती है। किस गैस के कारण आती है खुशबू? जैसे ही मैं धान के खेत के पास में जाऊंगा तो एक खुशबू आती है, वो है मेथेन गैस। धान के खेत से मेथेन गैस बाहर निकलती है। धान के जो खेत है उससे मेथेन गैस बाहर निकलती है। तो देखो वो है मेथेन गैस। इसको बोलते हैं CH4। मेथेन गैस आ जाए या CH4 आ जाए, मेथेन गैस या CH4। इसके बाद में अगला जो अपना टॉपिक है निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं ये बता रहा हूं मैं आपको। निराई गुड़ाई तो दे दिया, 12th में जैसे पढ़ते हैं निराई गुड़ाई, फसल बुआई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई की क्रिया करके खरपतवार व अन्य पौधे को उखाड़ कर नष्ट करना निराई गुड़ाई या अंतरा कृषि कहलाती है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा अब जेडसीयूटी में, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। दान में किस खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं? दान में किस खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं? तो मेरिस्टेमो जैसे ब्यूटाक्लोर और बेंथियोकार्प, ये चीजों का यूज करते हैं। मेरिस्टेमी या ब्यूटाक्लोर, बेंथियोकार्प निराई गुड़ाई की जो क्रिया करते हैं, जो खरपतवारों को नष्ट करना है। मुख्य रूप से कौन से खरपतवार यूज करते हैं? जंगली दान, जई, जंगली दान, जई, यह मुख्य खरपतवार है दान के। इनको नष्ट करने के लिए बेंथियोकार्प, मेरिस्टेमी या ब्यूटाक्लोर,
ब्यूटाक्लोर ये है खरपतवार नाशी। तो देखो निराई गुड़ाई लिखा दिया। निराई गुड़ाई में 12 जैसे तो आपको पढ़ाऊंगा नहीं। फसल बुआई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई की क्रिया करके खरपतवार व अन्य पौधे को उखाड़ कर नष्ट करना। अपनी भाषा में निराई गुड़ाई ने नानी कहू छे। अपनी मम्मी भी जाऊ छे, अपना पापा भी जाऊ छे, अपनी बेना भी जाऊ छे नानी करवा जान मक्का की नानी करेला तो मक्का का पौधा ने छोड़ देला और अन्य पौधा ने नष्ट कर देला। कस्यू जिन्हें कहू छे कुदाली से नष्ट कर देला, वो चे निराई गुड़ाई क्रिया। तो देखो अडे मैं क्वेश्चन लिखा रही था ने आपने निराई गुड़ाई से क्या मतलब जे। तो देखो धान के खेत में किस खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं। धान के खेत में किस खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं। ब्यूटाक्लोर, मेरिस्टेमी, बेंथियोकार्प यह है खरपतवार नाशी जो खरपतवार को नष्ट कर दे, वो है खरपतवार नाशी। ब्यूटाक्लोर, मेरिस्टेमी, बेंथियोकार्प, ब्यूटाक्लोर, मेरिस्टेमी